गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स कल हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिए थे। एनालिटिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने लिए थे और सीआर इक्वेशन को जिसमें हमने सेटिस्फाई भी किया था, और कुछ एक दो आपने अलग से फॉर्मूले भी तैयार किए होंगे। तो आई होप आपके समझ में आए होंगे। आज उनसे थोड़ा आगे ये क्वेश्चन लेते हैं। कुछ कुछ उन्हीं के जैसे होंगे, लेकिन कुछ आगे ये कंसेप्ट भी उसके अंदर यूज़ हो रहे होंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है इन क्वेश्चन को भी। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पर, गिवन दैट यू एक्स वाई, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट बोथ यू एंड बी आर हार्मोनिक फंक्शन बट यू प्लस आई बी इज नॉट एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। तो आपने यहाँ पर देखिए एक नया शब्द सुना है, हार्मोनिक फंक्शन। कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, अभी हम बताएंगे। और इसमें नीचे ये भी कहा गया है, बट यू प्लस आई बी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। मतलब आपको यहाँ पर ये जो u और b दिए गए हैं इनको हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है, लेकिन जो इनके कॉम्बिनेशन से u प्लस आई बी एक फंक्शन बना है, तो उसको आपको ये बताना है कि वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपने लिख लें यहाँ पर u और b आपको सेपरेटेड दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूँ हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। कोई भी अगर फंक्शन हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सपोज u और b हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं, तो अगर u को हमें दिखाना है कि हार्मोनिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू डेल टू यू ओवर डेल वाई टू किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं u के लिए। जब इसी इक्वेशन को v के लिए प्रूव करूंगा तो u की जगह b आ जाएगा, डेल टू वी ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी ओवर डेल वाई टू इक्वल टू जीरो। तो अगर कोई भी फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो जब आपने u की बात की, तो जब आपने u का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया 2x, सेकेंड टाइम किया x में 2 आ गया। जब आपने u का y में करा फर्स्ट टाइम -2y, सेकेंड टाइम किया -2। तो आपने देख रहे हैं यहाँ पर कि जब आपने डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू कर रहे हैं, तो +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी u क्या करता है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हार्मोनिक फंक्शन है। आइए इसके बाद बात करते हैं b की। तो b के लिए जब आपने लिया, तो b को आपने जब लिया तो b का पहले आप x में डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि आपके पास x के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं नीचे से फंक्शन को ऊपर ले जाकर। तो ये आपके पास फंक्शन आया है। डेरिवेटिव पार्शियल में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप अच्छे से करना जानते हैं। तो आपने इसका जब एक बार x में किया आपके पास ये आया, जब दो बार x में किया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि x ऊपर भी है और x नीचे भी है। डायरेक्टली भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही जब आपने v का y में जब कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी आपने v का एक बार y में किया और v का एक बार फिर से y में आपने किया। तो अब आपने क्या किया, डेल टू वी ओवर डेल एक्स टू डेल टू वी ओवर डेल वाई टू। चूंकि इस बार हमारे पास v के लिए आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखाना है, तो u के प्लेस पर v आ गया। जब आपने दोनों वैल्यू रखी ऊपर से उठाकर, डेल टू वी ओवर डेल एक्स टू डेल टू वी ओवर डेल वाई टू, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी वैल्यू कैंसिल हो गई हैं और राइट हैंड साइड में आपके पास जीरो आ गया है। तो यानी बी भी क्या करता है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब बी भी क्या हो गया, हार्मोनिक फंक्शन। लेकिन हमें क्या दिखाना है कि जो u प्लस आई बी है वो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया कि हार्मोनिक फंक्शन है u और b। तो u और b हार्मोनिक आपको दिखाने थे, तो u के लिए आपने लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कराई और v के लिए भी सेटिस्फाई कराई, तो हो गई है। तो यानी हार्मोनिक फंक्शन है। अब आइए बात करते हैं कि हमें बताना है कि u प्लस आई बी एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए जो आपके पास नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, कोसी रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई होनी ही होनी चाहिए, वो आपके पास नेसेसरी कंडीशन है। तो आपने जब देखा, तो नेसेसरी कंडीशन जब आप देख रहे हैं, तो नेसेसरी कंडीशन में क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, डेल वी ओवर डेल वाई के। जबकि क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं दिया गया है। जब आप देख रहे हैं डेल यू ओवर डेल एक्स, अगर मैं यू की बात करूं तो किसके इक्वल होना चाहिए, वो डेल वी ओवर डेल वाई के इक्वल होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी इक्वल यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये बी की अगर बात करें, ठीक है, ये जिसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप सेकंड कंडीशन की बात करें, डेल वी ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस डेल वी ओवर डेल वाई के। वहाँ भी कुछ ऐसा आपको दिखाई नहीं दे रखा है। तो यानी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है कौशी रीमान इक्वेशन की। इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो एनालिटिक के लिए कंडीशन क्या है, सी आर इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर, अच्छा था। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर, ये आगे पेज नंबर 19 पर।
इफ फाई एंड साई आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फाई और साई को क्या कहा गया है, एक्स और वाई का फंक्शन कहा गया है, सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन, जो ही क्या करते हैं, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब डेल टू फाई ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाई ओवर डेल वाई टू इक्वल जीरो है, और डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई टू वो भी जीरो है। तो हमें क्या दिखाना है, सो दैट एस प्लस आई टी इज एनालिटिक फंक्शन। तो हमें बताना है एस प्लस आई टी एनालिटिक है, जहाँ पर एस आपके पास ये दे रखा है और टी आपको ये दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपसे कहा गया सिंस फाई एंड साई आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन, तो लाप्लास इक्वेशन फाई के लिए ये हो जाएगी, ऐसे ही नीचे साई के लिए आपके पास ये आपको दी हुई है। ठीक है, आपने दो फंक्शन ले लिया, एस प्लस आई टी को आपने लिया, तो अगर एस प्लस आई टी को एनालिटिक दिखाना है तो एस प्लस आई टी क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और सी आर इक्वेशन आपको ये दी हुई है। एस और टी की अगर बात करें तो डेल एस ओवर डेल एक्स इक्वस टू डेल टी ओवर डेल वाई, और डेल एस ओवर डेल वाई इक्वस टू माइनस डेल टी ओवर डेल एक्स, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आइए इस कंडीशन की दोनों की बात कर लेते हैं। तो आप बात करें अगर डेल एस ओवर डेल एक्स की अगर आप बात करते हैं तो डेल ओवर डेल एक्स बाहर आ गया, एस की वैल्यू आपने ले ली, तो एस की वैल्यू आप कहाँ से लेंगे, एस की वैल्यू आपको जो ऊपर दी गई है वहाँ से आप एस की वैल्यू को ले सकते हैं। तो एस की वैल्यू के लिए आपने क्या किया यहाँ पर, ये जो आपके पास है डेल ओवर डेल एक्स, जब आप एस की वैल्यू ले रहे हैं तो आपने क्या करा यहाँ पर, डेल फाई ओवर डेल वाई माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स, ये वैल्यू आपने कहाँ से ले ली है, जो एस की वैल्यू आपको ऊपर क्वेश्चन में ही दी हुई है, ये वाली आपने एस की वैल्यू को यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, इस तरीके से आप टी की वैल्यू को भी लगा लेंगे। जब एस की वैल्यू को आपने यहाँ पर लगाया, ये एस की वैल्यू हो गई है हमारे पास यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये, जब आप इसको देखते हैं तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये डेल टू फाई ओवर डेल टू फाई ओवर डेल एक्स डेल वाई फर्स्ट टर्म में अंदर ले गए, इसको ऑपरेटर को आपने ऑपरेट कर दिया है यहाँ पर। ऐसे ही जब अब इसको आप इस पर ऑपरेट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू। ऐसे ही जब आपने टी की वैल्यू रखी इस वाले में डेल टी ओवर डेल वाई में, तो कितना मिलेगा आपको, इसको ऑपरेट कर रहे हैं आप इसके ऊपर, तो डेल टू फाई ओवर डेल वाई डेल एक्स, तो डेल टू साई ओवर डेल वाई टू हो गया। ऐसे ही डेल एस ओवर डेल वाई आपने निकाला, और ऐसे ही डेल टी ओवर डेल एक्स, सबके अंदर एस और टी की वैल्यू रख दी, तो आपको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर हो गई। अब क्योंकि आपको इन वैल्यूज़ को एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन में रखकर सेटिस्फाई कराना है, तो आपने क्या रखा, जब आप इसकी इक्वेशन को लेते हैं तो आपके पास कहाँ से मिलती है, इक्वेशन नंबर एक, तो आप ए को लीजिए, तो ए के अंदर जो डेल एस ओवर डेल एक्स है वो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मिलेगा, और इसी इक्वेशन में जो आपके पास डेल टी ओवर डेल वाई है वो कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो आपने लिया इक्वेशन नंबर, आपने ए को लिया और फर्स्ट को लिया और किसको लिया, सेकंड को लिया, इक्वेशन नंबर ए से, फर्स्ट से और किस से, सेकंड से। तो जब आपने इसमें वैल्यू रखी है तो आपके पास क्या बनता है, ये वैल्यू आ गई है और ये वैल्यू, एक वैल्यू आपके पास कैंसिल हो जाएगी है पहले वाली इससे, तो क्या आ गया आपके पास, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू डेल टू साई ओवर डेल वाई टू, यानी लाप्लास इक्वेशन की कंडीशन आ गई है, फर्स्ट कंडीशन। ऐसे ही जब आपने दूसरी इक्वेशन को लिया, कौन सी से, इक्वेशन नंबर आपने ली है इस बार, इक्वेशन नंबर आप ले रहे हैं यहाँ पर, इक्वेशन नंबर बी से, थर्ड से और फोर्थ से। वो क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि आपको अभी सेकंड इक्वेशन में भी वैल्यू रखकर दिखानी है, यानी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है। तो जब आपने सेकंड कंडीशन में वैल्यू रखी है तो आपके पास क्या बनती है, ये आ गई इक्वेशन बी सेकंड और थर्ड से ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो गई है, साई के लिए लाप्लास इक्वेशन आ गई है। तो इसका मतलब फाई और साई क्या दिखा दिया आपने, कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और सी आर इक्वेशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई कराकर आपने वैल्यू से दिखा दी है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और फंक्शन हमारा एनालिटिक भी है। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिन पर आप ओरिजिन पर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ओरिजिन पर जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं और ओरिजिन पर एनालिटिक कंडीशन को प्रूव करते हैं या एनालिटिसिटी चेक करते हैं, तो कुछ अलग काम भी आपको करना पड़ता है। अभी तक आपने क्या किया है, सिर्फ सी आर इक्वेशन के थ्रू आपने एनालिटिक और एनालिटिक फंक्शन को चेक किया है, लेकिन जब आप बात ओरिजिन की करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ और भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन लेंगे इस टाइप के भी ओरिजिन पर, जब आपको एनालिटिक इक्वेशन को प्रूव करना है या फिर फंक्शन को चेक करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है, वेरीफाई इफ एफ जेड आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो और एफ जीरो इक्वल टू जीरो दिया हुआ गया, इज एनालिटिक और नो। चूंकि जीरो की फंक्शन में बात की गई तो यानी आपको ओरिजिन पर चेक करके देखना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो आपने पहली बात तो फंक्शन को लिखा जो भी आपको दिया गया है यू प्लस आई वी की फॉर्म में, तो यू को आपने सेपरेट करके लिख लिया, बी को आपने सेपरेट करके लिख लिया, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके आपने लिख लिया। कोई बात नहीं है इसमें, आई वाई वाले नीचे का पार्ट ये इसके साथ आ जाएगा, एक्स वाई की गुणा होकर, और यू वाला अलग दे रखा है।
अब जब आप ओरिजिन पर डेरिवेटिव निकालते हैं तो ओरिजिन पर जब आप डेल यू ओवर डेल एक्स निकालते हैं तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, यू एक्स जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एक्स। तो यू एक्स जीरो का मतलब ये जो आपके पास फंक्शन है ये एक्स और वाई का फंक्शन है जिसको आप यू बोल रहे हैं। तो एक्स जीरो का मतलब एक्स के प्लेस पर फंक्शन में यू में एक्स रखा रहने दीजिए और वाई की जगह क्या रख दीजिए, जीरो। यू जीरो जीरो निकालने का मतलब एक्स के प्लेस पर भी जीरो रख दीजिए यू में और वाई के प्लेस पर भी जीरो रख दीजिए। अपॉन में एक्स दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। जब आपने u वाले फंक्शन में x की जगह जीरो रखा तो फंक्शन जीरो बन गया है। y की जगह जीरो रखेंगे तो फंक्शन ऊपर भी जीरो बन जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जा रहा है तो क्या बन जाएगा, फंक्शन आपका जीरो बन गया ऊपर ही। जब आपने जीरो जीरो रखी दोनों वैल्यू तब भी जीरो बन गया और नीचे x दे रखा है तो यानी आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास ये फंक्शन आपको मिलता है यहाँ पर, ये यू एक्स जीरो भी जीरो, यू जीरो जीरो भी जीरो अपॉन एक्स। ऐसे ही जब आप डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इसमें करना क्या है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पर क्या था, ऊपर ऊपर जब एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाला था पार्शियल, तो यू एक्स जीरो था, यहाँ पर क्या हो गया है, यू जीरो वाई हो गया है फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म यू जीरो जीरो और अपॉन में क्या आ जाएगा, वाई। तो यू जीरो वाई का मतलब क्या है कि आप यू वाले फंक्शन में एक्स के प्लेस पर जीरो लगाइए और वाई के प्लेस पर वाई रखा रहने दीजिए। तो जब एक्स के प्लेस पर ही जीरो हो गया तो फंक्शन जीरो हो गया है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। जीरो जीरो दोनों रखने पर जीरो और नीचे वाई, तो लिमिट क्या आ गई आपके पास, वाई टेंडिंग टू जीरो रखने पर जीरो आ गई है। ऐसे ही जब आप बात करते हैं डेल बी ओवर डेल एक्स की, तो वही बात, अब बी के लिए फंक्शन को ले लिया तो यू की जगह बी आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, ये वाला जो आपको दिया हुआ है, केवल बी आ गया है यू की जगह और कुछ नहीं हुआ है। तो बी एक्स जीरो माइनस बी जीरो जीरो अपॉन एक्स। तो बी वाले फंक्शन में आपको क्या रखना है, एक्स के प्लेस पर एक्स और वाई के प्लेस पर जीरो, नेक्स्ट टर्म में दोनों की जगह पर जीरो जीरो। तो आइए बी को देख लेते हैं एक बार। तो बी को जब आपने देखा, एक्स के प्लेस पर एक्स रखा रहने दिया, वाई के प्लेस पर जीरो, तो कितना मिल गया आपको, जीरो मिल गया है। दोनों के स्थान पर जीरो रखने पर जीरो जीरो, तो ये आपको मिल गया। ऐसे ही जब आप बी का वाई में करेंगे तो जैसे यू का वाई में किया था, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ यू की जगह वी आ जाएगा। तो वी एक्स के प्लेस पर जीरो, वाई के प्लेस पर वाई, माइनस वी जीरो जीरो अपॉन वाई। ये जो फॉर्मूले में यूज़ कर रहा हूँ सारे, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, ये सब ओरिजिन पर डेरिवेटिव निकालने के फॉर्मूले होते हैं। और निकाल क्यों रहे हैं, चूंकि आपको सी आर इक्वेशन को दिखाना है निकाल कर। तो आपने यहाँ पर देखा, ये भी क्या आ गया आपके पास, ये वैल्यू भी जीरो, ये भी जीरो, सारे डेरिवेटिव जीरो आ गए। तो इसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन मैं आपसे पहले ही कहता हूँ कि जब भी आप सी आर इक्वेशन चेक करते हैं तो सी आर इक्वेशन आपके पास नेसेसरी कंडीशन तो है एनालिटिक प्रूफ करने के लिए, लेकिन सफिशियंट नहीं है। वहाँ पर आपको क्या कहा गया था एनालिटिक की डेफिनेशन में, कि सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई करते हो, साथ ही फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने किए तो वहाँ पर ओरिजिन का जिक्र नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर तो आपने सिर्फ सी आर इक्वेशन के थ्रू एनालिटिक दिखा दिया। लेकिन जहाँ पर ओरिजिन का जब भी जिक्र होगा तो वहाँ पर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा और डेरिवेटिव को अलग अलग पाथ के थ्रू भी निकाल कर दिखाना होगा, क्योंकि डेरिवेटिव सब जगह एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपकी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव की। तो आप अगर एफ ओरिजिन पर डेरिवेटिव की बात करें तो एफ डैश जीरो जब आप निकालते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, एफ जेड ओवर एफ जीरो अपॉन जेड और लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो। तो इसी फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है। अब आपके पास जो फंक्शन एफ जेड है वो क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी आपके पास शुरू में ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया हुआ है शुरू से ही। एफ जेड आपके पास ये हो गया, एफ जीरो का मतलब जेड की जगह पर जीरो लगा दीजिए, ये आ गया। और अपॉन जेड का मतलब जो भी आपके पास जो जेड आपको दे रखा है वो नीचे यहाँ पर आ जाएगा। जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई होती है, तो वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई है, जेड की। देखिए आपने क्या रखा है, एफ जेड, जो कि आपको प्रॉब्लम में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एफ जेड आपके पास ये आ गया। इसके बाद आपने क्या रखा है, एफ जीरो। तो जीरो के प्लेस पर आपने क्या रख दिया, ये वैल्यू आपके पास जेड बराबर जीरो रखने पर क्या मिलेगी आपको, जीरो मिल जाएगी। अपोन में जेड है तो अपोन का जेड वन अपोन ये आ गया है, वन अपोन जेड। तो जेड की जेड इक्वल टू कितना होता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आपके पास होता है। आप जानते हैं ये सारी वैल्यू रखी है आपने। लिमिट को जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस आई वाई से एक्स प्लस आई वाई क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ये एक्स प्लस आई वाई अपोन में और वन अपोन एक्स प्लस आई वाई कैंसिल हो गया। अब इस लिमिट को आपको दो अलग अलग पाथ के थ्रू देखना है। एक तो आप देख रहे हैं जेड अगर जीरो की तरफ जा रहा है, तो अगर जेड जीरो जा रहा है तो यानी एफ डैश जीरो आप निकाल रहे हैं। तो एफ जीरो आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के शुरू में ही क्या दे रखा है, वो जीरो दिया हुआ है। आपको दे रखा है एफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो आपने क्या रख लिया, जेड टेंडिंग टू जीरो के अलोंग फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, जीरो आ रही है।
शुरू में ही आपको दी हुई है। अब z टेंडिंग टू 0 अलोंग आप ले रहे हैं कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर, कोई भी कर्व ले लेते हैं जनरली आप x इक्वल टू वाई स्क्वायर या x वाई इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर इस टाइप के कर्व लेते हैं। तो जब आपने इसके अंदर x इक्वल टू वाई स्क्वायर आपने लिया तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर जब आप इसके अंदर लिमिट यहाँ पर रख रहे हैं ऊपर वाले टर्म में, यहाँ पर ये जो आपको ये बना है तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर इस वाले टर्म में जब आप रख रहे हैं लिमिट, तो आपके पास क्या क्या आ रहा है वो देख लीजिए। आपको बनता है एफ डैश जीरो इक्वल टू ये, जब आपने ऊपर से एक्स स्क्वायर कैंसिल किया तो 1/2 लिमिट आ गई है। अब जब आप z टेंडिंग टू 0 के अलोंग दे रख रहे हैं तो आपको लिमिट 0 मिल रही है, जब आप x इक्वल टू वाई स्क्वायर के अलोंग देख रहे हैं तो लिमिट आपको 1/2 मिल रही है। यानी दोनों ही केस में लिमिट अलग अलग आ रही है, यानी लिमिट क्या है, यूनिक नहीं है। लिमिट यूनिक नहीं है तो इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप दो अलग अलग पाथ लें और उन पाथ के अलोंग लिमिट क्या आए, सेम आए, तो आपको क्या मिलता है कि आपका फंक्शन क्या करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका एनालिटिक हो जाएगा सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के बाद। तो जब भी आप ओरिजिन पर चेक करेंगे सीआर इक्वेशन तो आपको दिखानी ही दिखानी है, सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई करना ही करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो एनालिटिक वहीं पर हो जाएगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है परंतु डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, तब भी आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा ओरिजिन पर। तो यहाँ पर आपने देखा सीआर इक्वेशन तो आपकी सेटिस्फाई है, लेकिन जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं 0 के अलोंग निकालने पर 0 आ रहा है। जब आपने कोई नया पाथ लिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लिया, तो जब x इक्वल टू वाई स्क्वायर आप रख रहे हैं इस वाले फंक्शन में, यहाँ पर जो आपके पास लिमिट आपके पास दी हुई है यहाँ पर एफ डैश जेड में x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर रखने पर आपके पास जो लिमिट आ रही है वो 1/2 आ रही है। ठीक है, तो 1/2 और डज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी हमारे पास लिमिट यूनिक नहीं है। तो आप नीचे लिख भी दिया विच शोज दैट एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट सिंस द लिमिट इज नॉट यूनिक अलोंग 2 डिफरेंट पाथ। तो दो अलग अलग पाथ के अलोंग लिमिट क्या है, यूनिक नहीं है, मतलब सेम नहीं है। तो एफ डैश इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजन ऑल्दो सीआर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देयर। मतलब सीआर इक्वेशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। कल हम और भी ऐसे क्वेश्चन लेंगे जहाँ पर आपको ओरिजिन पर सीआर इक्वेशन दिखानी है और डेरिवेटिव को भी देखना है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आज आप इतने ही क्वेश्चन देखिए, इनका थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, कल और भी इसके क्वेश्चन लेंगे और फिर आपको इस कंसेप्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।